अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपनी सीरीज़ का आगाज़ करेंगे, और दूसरा मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप सबके एग्ज़ाम्स अच्छे हों और आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो रेजिस्टेंसेस के बारे में है, और ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन के अंदर थ्योरी विद प्रॉब्लम्स होंगे और वो प्रॉब्लम्स एमसीक्यूज के फॉर्म में। बुनियादी बात ये है कि हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन के अंदर थ्योरी विद प्रॉब्लम्स होंगे और वो प्रॉब्लम्स एमसीक्यूज के फॉर्म में, और इसके बाद एक और इसमें एक चीज़ है कि पार्ट टू के अंदर हम एमसीक्यू सिर्फ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये टॉपिक इसलिए हम शुरू कर रहे हैं कि ये टॉपिक ईकेट 2021 में इंटायरली आप कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम टॉपिक रहा है। इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज पूछे गए हैं। तो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं, और लेक्चर के अंदर हम पहले सीरीज का रिव्यू करेंगे और पैनल का रिव्यू करेंगे। लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर। अब यहाँ पे करते हैं हम सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या। सीरीज कॉम्बिनेशन को डिस्कस करते हुए एक चीज को हमने मद्देनजर रखना है कि सीरीज जो रेजिस्टेंसेस है हमारे पास, वो आपस में एंड टू एंड कनेक्ट होती है। मतलब पहले का जो एंडिंग पॉइंट है वो अगले के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ ही कनेक्ट होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले का स्टार्टिंग पॉइंट अगले का स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह है कि सीरीज कहते ही उसको है कि एक ही चीज रिपीटिशन के साथ मिली। सीरीज का ताल्लुक रेपिटेशन के साथ, ठीक है, नाम से बदला, यानी कि वो चीज रिपीट हो रही है। इसके बाद सीरीज के बाद सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर एक रेजिस्टेंस के बाद अगली रेजिस्टेंस होगी, अगली रेजिस्टेंस के बाद तीसरी रेजिस्टेंस होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि पहले का एंडिंग पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका एंडिंग पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसका एंडिंग पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये चीज आपने सीरीज के अंदर मेनली याद रखनी है। अच्छा, अब इसके अंदर सीरीज के अंदर पहली बात यह है कि इनकी जो आपस में जो डायरेक्शन है ना, वो किसी तरह भी हो सकती है। एक हमारे पास सिंपल स्ट्रेट लाइन सर्किट आ जाएगा, ठीक है, सिंपल स्ट्रेट लाइन सर्किट होगा, ठीक है। अब इसको हम एक तो इस तरह भी लिख सकते हैं, एक हम इसको, अगर एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इस फॉर्म में भी हो सकता है, थोड़ी टेढ़ी भी हो सकती है। अच्छा, अब एक रेजिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में लगी है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस इधर लगी है, एक रेजिस्टेंस इधर लगी है, ठीक है। अब पहले का जो एंडिंग पॉइंट है अगले के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट है, सीरीज की दलील है, डायरेक्ट। अगले का एंडिंग पॉइंट इसके स्टार्टिंग पॉइंट के साथ है। अब यहाँ पर डायरेक्शन मैटर ही नहीं की, आपने ये चीज देखना कि डायरेक्शन जितनी जितनी कॉम्प्लेक्स हो जाए, हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो आपस में सीरीज में ही रहनी चाहिए। मतलब ये हुआ इन शॉर्ट कि पहले का एंडिंग पॉइंट अगले का स्टार्टिंग पॉइंट होना ही चाहिए। अब डायरेक्शन जैसी मर्जी हो, डायरेक्शन मैटर नहीं करती। डायरेक्शन जैसी मर्जी हो, जितना ऊपर नीचे बना हुआ है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये चीज करती है कि पहले का एंडिंग पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा। अच्छा, अब चूंकि हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, अब हम कहते हैं कि मैथमेटिकली इसको देखते हैं। पहले हम मैथमेटिकली ये देखते हैं कि जिसमें करंट और वोल्टेज का क्या रोल है। एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे करंट का सिंगल पाथवे है सर्किट्स के अंदर, सिंगल पाथ। अब जहां पे भी करंट का सिंगल पाथवे है तो सिंगल पाथवे का करंट एक जगह ही मूव कर रहा है। करंट यहां से इधर नहीं जा रहा या इधर नहीं जा रहा। करंट, चूंकि आपने कन्वेंशन पढ़ी होगी कि हम सर्किट्स को सॉल्व करते हैं कन्वेंशनल करंट्स की टर्म को यूज करते हैं। तो कन्वेंशनल करंट के मुताबिक करंट ने गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से ही निकलना है और पॉजिटिव टर्मिनल से इसके नेगेटिव टर्मिनल के अंदर आना है, ठीक है। तो उस दौरान इसका पोटेंशियल क्रिएट होता है जो यहाँ पे रीडिंग के अंदर शो होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे करंट का सिंगल पाथवे जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकला और यहाँ पे फ्लो किया। अच्छा, यहाँ पे फ्लो किया, इसका मतलब है जब यहाँ पे फ्लो किया तो ये करंट सेम ही इधर फ्लो कर रहा है, सेम ही इधर फ्लो कर रहा है। करंट टूटने की निशानी या डिवाइड होने की निशानी ये होती है कि अगर ये रेजिस्टेंस है, ठीक है,
और एक रेजिस्टेंस आगे लगी है और इसके दरमियान में भी एक रेजिस्टेंस लगी, ठीक है। तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट अप्रोच नाउ टू इवैल्यूएट या एस्टिमेट करंट इन दिस केस। यहाँ पे बहुत डिफरेंट अप्रोच हो जाएगी। यहाँ पे क्योंकि करंट आ रहा है इस तरफ, फिर वो करंट नीचे भी जाएगा, फिर वो करंट इधर भी जाएगा, ठीक है। अब वो करंट डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और डिवाइड जिस पॉइंट पे होगा, जिस पॉइंट पे ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट होंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकली ब्रीफ सा इंट्रो आपको दे दिया है। अच्छा, अब करंट की वैल्यू हमने यहाँ से सीखा कि सेम रहेगी। करंट की वैल्यू सेम है कि I1 इज इक्वल टू I2 और I2 इज इक्वल टू I3 रहेगा। अब क्या होगा, एक चीज डिवाइड हो गई है, जो कि आपके जो गिवन वोल्ट्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, गिवन वोल्ट्स डिवाइड होने का भी असूल है और उसको आपने शॉर्ट तरीके से याद रखना है कि अगर मैं 6 वोल्ट यहाँ से सप्लाई कर रहा हूँ और अगर आपने कैलकुलेट किया, जो कि हम आगे करेंगे, कि 2 वोल्ट्स यहाँ पे आए। अच्छा, 2 वोल्ट्स यहाँ पे, तो अभी R2 को नहीं कैलकुलेट करना, R2 ऑब्वियसली 4 वोल्ट्स होगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला के तहत अब तमाम वोल्टेज को आप ऐड करेंगे अलजेब्रिकली आप ऐड करना है। अच्छा, इनमें जो टोटल रेजिस्टेंस है यहाँ पे इन द केस ऑफ द सीरीज, वो सिंपल अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंसेस है। इसका प्रूफ आपको मैट्रिक की किताब में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, टोटल वोल्टेज आप निकाला जा सकता है ओहम्स लॉ लगा के, क्योंकि आपके पास करंट भी कंप्यूट हो जाएगा, क्योंकि करंट तो सेम रहेगा, कोई भी वैल्यू ले हो, और R3 आपने टोटल कंप्यूट करना है। अब क्या होता है कि यहाँ पे हमने वोल्टेज को हमने कह के ऊपर डिवाइड हो जाता है वोल्टेज। अब वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई होगा, इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के लिए। अब मैं अज्यूम करता हूँ मेरे पास करंट आ रहा है यहाँ से कुछ इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। मैंने अज्यूम कर लिया करंट मेरे पास इस फॉर्म के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये मेरे पास करंट I1 है और ये रेजिस्टेंस R1 है और R2। अब करंट की डायरेक्शन बहुत वेरी करती है किसी भी सर्किट में। करंट की डायरेक्शन एक 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 बहुत बड़ा मैटर है किसी भी सर्किट को सॉल्व करने का। अब क्या होगा, करंट इस गैल्वेनोमीटर में आएगा और गैल्वेनोमीटर का ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ से करंट फ्लो करेगा। अब जहां से करंट फ्लो करेगा ना, उसका साइन बड़ा मैटर करता है। अगर ये नेगेटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे हम वोल्टेज लिखेंगे नेगेटिव भी। ये फॉर्मूला बनाते हुए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो केस होगा ना, रेजिस्टेंसेस R1 और R2 के अंदर जो हमारे पास केस है, वो ये होगा कि यहाँ पे वोल्टेज V1 होगी, यहाँ पे वोल्टेज V2 होगी, ठीक है। यहाँ पे V1 होगा, R1 है ऊपर, V1 होगा, यहाँ पे वोल्टेज V2 होगा, और ये कन्वेंशनली हमने तो साइन दे दिया। और जब यहाँ से करंट पास करेगा तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी नेगेटिव V1 प्लस V1 प्लस V2, नेगेटिव V इज इक्वल टू प्लस V1 प्लस V2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, पोस्ट या ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे। ओम्स लॉ अप्लाई करने के बाद हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हम एक जेनेरिक फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे जहाँ से हम करंट को कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि V हमारे पास यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का गिवन होगा, जितने मर्जी वोल्ट्स हो, 6 हो, 8 हो, डिवाइड करेंगे टोटल रेजिस्टेंस के साथ, फिर ये उसका हम जेनेरिक फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक हो गया। वोल्टेज डिवीजन रूल कहता है कि आप वोल्टेज को कैलकुलेट कर लो इस फॉर्मूला के तहत। V1 कैलकुलेट हो सकता है। अब V1 को कैलकुलेट करना है, आपने क्या लेनी है, उसकी रेजिस्टेंस। V1 वोल्टेज रेजिस्टेंस R1 का, टोटल वोल्टेज मौजूद है, R1 की रेशियो करेंगे हम इक्वल रेजिस्टेंस के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल। ये इसका जेनेरिक फॉर्मूला। एक चीज जेनेरिक होगी, आप V2 भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस R हैं। अब इस पॉइंट को समझ, ठीक है। अब इसमें वो कहता ये है कि जो रेजिस्टेंसेस हैं उनकी रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है, ठीक है। अब ये भी रेजिस्टेंस हमारे पास R है, ये भी रेजिस्टेंस हमारे पास R है, ठीक हो गया। अब आगे भी रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर देता हूँ, ये भी R है। तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला कि इसका मतलब रेजिस्टेंस सेम है। अब R है यहाँ, आप ये कहने को चेंज कर देता हूँ 2R कह लें, ये भी 2R है, ये भी 2R है, इनफैक्ट 2 ओम है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, इनमें से कोई एक वैल्यू लो, 2R ले लो, मल्टीप्लाई करो 2R को जितनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आपके पास मौजूद है। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस मौजूद है, 1 2 3, मल्टीप्लाई कर दो आप इसको 3 के साथ। चलो ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6R आपके पास, ठीक है। ये एक का सिंपल फॉर्मूला, आप इसको जेनेरिक कर लेते हैं कि n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स मल्टीप्लाई बाय एनी ऑफ द रेजिस्टर, ठीक हो गया।
अब आ जाए जी हम पैरेलल के ऊपर। पैरेलल के अंदर मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वहां करंट डिवाइड हो जाता है। अब वो नोड्स पे डिवाइड होता है, ठीक है। करंट हमेशा नोड पे डिवाइड होता है, जहाँ पे दो एलिमेंट्स कनेक्ट है, जैसे गैल्वेनोमीटर और ये इस पॉइंट पे कनेक्ट है तो ये नोड है, ठीक है। यहाँ पे नोड्स पे करंट डिवाइड होता है। तो पहले कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि इन जो अभी थोड़ी सी हम मिस्टेक है, ये सीरीज नहीं है, पैरेलल है, और यहाँ पे करंट हैज नॉट द सिंगल पाथ, करंट का सिंगल पाथ नहीं होगा। हम मैथमेटिकली कह सकते हैं कि जब करंट का सिंगल पाथ नहीं, करंट डिवाइड होता है तो टोटल करंट हर रेजिस्टर के करंट का सम होगा, जो कि अलजेब्राइक सम है, ठीक है, जो कि क्या है, अलजेब्राइक सम है, ठीक है। अब वोल्टेज इज डिवाइडेड इनटू ईच रेजिस्टर V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू द V3, कि वोल्टेज हर रेजिस्टर में डिवाइड होगा। बट यहाँ पे केस क्या है कि वो वोल्टेज सेम रहेगा, अल्दो वोल्टेज उस तरह डिवाइड नहीं मैं कह रहा कि जैसे सीरीज के अंदर था, तो वोल्टेज 6 है तो 2 इधर आ जाएगा, 4 अगले 4 या 4 इधर होगा 2 इधर। यहाँ पे जहाँ वोल्टेज डिवाइड हो गया वो उतना ही आएगा आपके पास। मतलब ये है कि वोल्टेज जितना गैल्वेनोमीटर आपको देगा वही R1 पे आएगा, वही R2 पे आएगा। उसकी एक वजह है कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ connect है। इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। तो जो वोल्टेज I1 का होगा वो वोल्टेज I2 का भी होगा, ठीक है। हाँ, करंट को हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगेगा, करंट डिवाइड होगा R1 की। और हम अच्छा, अब इस केस में सिर्फ हमारे पास दो रेजिस्टर है, तो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस आप I3 को कंसीडर ना करें, इसको I0 इसको 0 करें, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपली ओहम्स लॉ लगाएंगे, वोल्टेज सेम है, यहाँ से हम कंप्यूट कर लेंगे, क्योंकि इसको आप थ्योरेटिकली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 डिवाइड बाय RE इज इक्वल टू R1/R1 प्लस 1/R। हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो ये प्रोडक्ट ओवर सम वाला फॉर्मूला आएगा, लेकिन ये प्रोडक्ट ओवर सम वाला फॉर्मूला सिर्फ इस केस में वैलिड है जिसमें दो रेजिस्टर्स हैं। तीन रेजिस्टर्स होंगे तो 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2 प्लस 1 डिवाइड बाय R3 वाला फॉर्मूला यूज करें, या उसका एलसीएम लेके जो फॉर्म बनती है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे करंट कंप्यूट करना है, जिस तरह वहां पे पिछली स्लाइड में हमने एक वोल्टेज कंप्यूट किया था, अगला हमने अंदाजा लगा लिया था कितना होगा, क्योंकि टोटल हमारे वोल्टेज मौजूद था। अगर यहाँ पे भी टोटल करंट मौजूद है हमारे पास, जैसे अब आपको मोस्टली गिवन होगा सर्किट्स के अंदर कि यहाँ पे पास कर ऐसे 6 एम्पेयर क्या दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि करंट की डिवीजन कितनी है आपके पास। अब करंट की डिवीजन यहाँ पे भी डिफरेंट हो सकती है, यहाँ पे भी डिफरेंट, तो आप किसी एक ही कंप्यूट कर लें। बट अगर करंट I1 निकालना तो आपको रजिस्टर I2 चाहिए होगा, डिवाइड करके टोटल रजिस्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जितनी आपको गिवन करंट दे दिया गया, ठीक है। तो वहां से जेनेरिक फॉर्मूला भी हम कंप्यूट कर सकते हैं। इस केस में भी जितने n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हो, ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, तो एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, तीनों के स्टार्टिंग पॉइंट सेम, ये एंडिंग पॉइंट भी सेम। तो इस केस में हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस होंगी, हम अगर इसकी रेजिस्टेंस आर है इन तीनों की, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, तो हम टोटल रेजिस्टेंस को ऐसे तो लिख सकते हैं कि आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स वो के 3 होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो इसका जेनेरिक फॉर्मूला कंप्यूट कर ले, आर इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय एन। अच्छा, अब आपने कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि जो आपको हेल्प आउट करेंगे रेजिस्टेंसेस को कंप्यूट करने के लिए। और अब हम कुछ ऐसे तरीके डिस्कस करेंगे जहाँ पे जो सीरीज रेजिस्टेंस है जो कि फर्दर ऑन सीरीज रेजिस्टेंस नहीं थी, इससे आपको पैरेलल है तो वो भी पैरेलल नहीं है, क्योंकि क्या क्या कौन सी चीजों में सीरीज नहीं रहती, पैरेलल पैरेलल नहीं आती। तो आइए उसका पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे फिगर ए में देखो कि R1 डायरेक्टली अटैच है R2 के साथ, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है ना। अब यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देते हैं। अब आपने एनालाइज करना है फिगर बी को। अगर फिगर बी को एनालाइज करोगे कि R1 R2 सीरीज में थे, तीसरा कनेक्शन आ गया। अच्छा, जब तीसरा कनेक्शन आ गया मेरे दिमाग में बात सोची, मैं पहले डिस्कस करके आ रहा था, जो करंट आएगा वो तो यार इधर भी आ रहा है, क्योंकि ये नोड है तो करंट इधर भी जाएगा, ठीक है। अब करंट आगे भी जाएगा, इसका मतलब है करंट तो डिवाइड हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से मैंने बात सीखी कि R1 R2 अब पैरेलल, अब सीरीज में नहीं रहे। अब R2 R2 सीरीज में तो नहीं है, ये पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। अगर तीसरा कनेक्शन आएगा तो वो पहले दो सीरीज वाले कनेक्शन आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका जो टर्मिनल है वो इसके साथ आके हम अटैच करते हैं कि तो ये पैरेलल हो जाएगा। हम आगे सर्किट्स में सीखेंगे, ठीक है।
दूसरी चीज एनालाइज करो फिगर सी के अंदर कि यहाँ पे साइड बाय साइड कनेक्ट है हमारे पास रेजिस्टर्स R1 R2 हमारे पास साइड बाय साइड कनेक्ट, ठीक है। अब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसके स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट है, इसका एंडिंग पॉइंट इसके एंडिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें मॉडिफिकेशन कर एनालाइज करें आप फिगर डी को, यहाँ पे देखें कि मैंने R1 के साथ R3 अटैच कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R1 और R3 के साथ अगर मैंने अटैच कर दिया तो R1 R2 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता अगर मैं इसको यहाँ पे आके इस तरह कनेक्ट कर लूं, ठीक है, तो अब ये R1 R2 आपस में पैरेलल नहीं रहेंगे, अब R2 R3 आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। अब हमने सर्किट्स के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना। पहला सर्किट बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे देखिए R1 हमारे पास 5 एम्पेयर है, R4 हमारे पास 1 एम्पेयर है, R2 हमारे पास 9 एम्पेयर है। अच्छा, अब तीनों के दरमियान आप ये भी तो देखो, यहाँ पे कोई तीसरा सर्किट नहीं आ रहा, यहाँ पे भी कोई तीसरा सर्किट क्या नहीं आ रहा, ना यहाँ पे है ना यहाँ पे। तो हमें इस बात को तस्लीम करने में कोई मसला नहीं है कि यहाँ पे करंट का फ्लो सेम रहेगा। अच्छा, यहाँ पे जब सेम रहेगा तो R1 R4 और R2 आपस में सीरीज में, तो इनको डायरेक्ट सम कर दो, ये 9 है, ये 1 है, R2 9 है, R4 1 है, R1 5 है, तो हमारे पास, अच्छा इससे कंफ्यूज है ना, ये जो मर्जी हो नाम ऊपर, लेकिन हमने टोटल की बात करनी है 15। अब देखो तीनों के स्टार्टिंग पॉइंट्स भी कनेक्ट है आपस में और एंडिंग पॉइंट भी कनेक्ट है, तो आपके पास ये तीनों आ जाएंगे हमारे पास पैरेलल के अंदर आ जाएंगे। और जब आप इसको कंप्यूट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.75। प्रोडक्ट ओवर सम करें, अगर प्रोडक्ट ओवर सम यहाँ पे जो आपने करना है 1/R3, तीनों का इकट्ठा एलसीएम ले लो, तो क्या क्या करना है, ठीक है। नहीं तो क्या करोगे, इन तीनों को ऐसे 1 डिवाइडेड बाय आप कर लो 10 कर लो, पहले को उसमें ऐड करो 1 डिवाइडेड बाय 10, अगेन ऐड कर लो, प्लस ऐड करो उसके अंदर 1 डिवाइडेड बाय जो आपके पास 15 है, तीनों का एलसीएम लो, 1 डिवाइड आ रही है तो बाद में इनवर्स ले लेना, तो आपके पास 3.75 आएगा। दूसरा हमसे कुछ डिस्कस करते हैं कि एक ट्रायंगुलर केस एमसीक्यूज है कि इसमें ट्रायंगल होता है। अच्छा, ट्रायंगल में आपने एक बात याद रखनी है, कोई भी ट्रायंगल नजर आ जाए ना रेजिस्टेंस के अंदर, सिंपल ट्रायंगल के, अच्छा अब सिंपल ट्रायंगल का मतलब भी ये है, अगर इसको सीखो कि यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, पहली बात, यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं चाहिए, सिंपल ट्रायंगल नजर आ, सिंपल ट्रायंगल। तो इसमें एक बात याद रखनी है, कोई से भी दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज के अंदर होंगे, सामने वाला आपके अंदर आपके साथ पैरेलल में होगा, ये बात है। या आप 100 और 60 को सीरीज में कन्वर्ट कर लें, कह लें, और 40 को पैरेलल समझ लें, कि जब मैं 100 और 60 को आपस में सीरीज में कहूंगा तो यहाँ पे याद रखें 40 तो ऊपर ही रहेगा, तो 100 और सीरीज आपस में क्या हो जाएगा, वो 100 और 60 आपस में 160 हो जाएगा, तो 160 वाला इधर ही रह जाएगा, तो हमारे पास 40 इधर आ जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल है, इनको प्रोडक्ट ओवर सम से सॉल्व कर लें आप, ये चीज बस ये आपने ट्रायंगल केस में याद रखना है, कोई से दो आपके पास सीरीज में है, एक आपके साथ पैरेलल में होगा, ठीक हो गया। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, तो टोटल रेजिस्टेंस के हमारे पास वो ऑप्शंस गिवन है। टोटल रेजिस्टेंस को निकालते हुए मैंने कह लिया कि 60 40 आपस में सीरीज के अंदर है, तो वो सीरीज के अंदर 100 हो गया। अब यहाँ पे तो 100 हो गया, अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं कि यहाँ ऊपर तो 60 40 में ऐड किया वो भी 100 हो गया, और ऊपर तो 100 था ही था, इधर भी 100 था और इधर भी 100 था। तो अब ये क्योंकि दो रेजिस्टेंस है, प्रोडक्ट ओवर सम कर लें, प्रोडक्ट ओवर सम करते हुए आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 50 ओम आ जाएगा। अच्छा, अब वो कहते हैं थोड़ा केस चेंज करके देख लेते हैं, कि वो कहता है कि यार अगर आप तीनों की रेजिस्टेंस सेम हो और हो वो ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। अब ये भी आ रहा है आपके पास, ये भी आ रहा है आपके पास, और ये भी आ रहा है आपके पास, तो कोई सा दो आप उसमें सीरीज में कह लो, और एक आपको पैरेलल होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना 2/3 और मल्टीप्लाई बाय आर आएगा, इसको करोगे। लेकिन अगर आपके पास रेजिस्टेंस सेम है, ये रेजिस्टेंस सेम है, अगर आप इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक और फॉर्मूला है, वो मैं जेनेरिकली कह देता हूँ कि नीचे देखें कि वो क्या फॉर्मूला होगा, वो आपके पास है, ये मैं इसको अगर रेस कर दूं तो हमारे पास है n-1 डिवाइडेड बाय n। तो n क्या, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, तो यहाँ पे अगर आप देखें टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर 3 है, 3-1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, वो क्या है 2/3 मल्टीप्लाई बाय जितनी वो रेजिस्टेंस है। तो एमसीक्यूज देखते हैं, अब ये थोड़ा एमसीक्यूज कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहा है। अच्छा, अब इस एमसीक्यूज को देखिए, थोड़ी एनालिटिकल आपने रीजनिंग करनी है।
कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन से रजिस्टर सॉल्वेबल है। अब मेरे नजदीक तो ये रजिस्टर आपको लग रहा है कि आपस में पैरेलल है, बट ये पैरेलल में नहीं है क्योंकि थर्ड कनेक्शन यहाँ पे आ गया। पैरेलल में होने के लिए क्या था कि 5 डायरेक्ट यहाँ से 2 से कनेक्ट होता तो मैं कहता यार 2 और 5 पैरेलल में। अब तो 2 और 5 पैरेलल में नहीं रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 5 को मैं पैरेलल तो कह ही नहीं सकता। हमने पीछे पॉइंट डिस्कस किया था, तीसरा कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, 8 और 4 आपस में सीरीज में भी नहीं रहेगी, तो तीसरा कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि अगर करंट यहाँ से अगर आ रहा है तो 8 में भी डिवाइड होगा, इधर भी हो जाएगा, क्योंकि नोड आ गया बीच में तो इधर भी हो जाएगा, तो वो भी नहीं हो सकता। अब मैंने बताया था कि अगर ये दो 8 और 4 आपस में सीरीज में लगे हों और तीसरा कनेक्शन आपस में इनको आगे ले, तो ये दोनों सीरीज नहीं, ये दोनों पैरेलल में रहे थे, हमने अभी स्लाइड में डिस्कस किया है। तो क्या हुआ, 8 और 4 को मैं पैरेलल लूंगा, प्रोडक्ट ओवर सम लगाऊंगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.66। अच्छा 2.66 आया तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रह जाएगी, नीचे एक रह जाएगी। अब ये दोनों के इसका एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट है, दोनों को मैं क्या करता हूँ, मैं सम कर सकता हूँ। अब जब मैंने इसको सम कर लिया तो 4.66 आ गया, 4.66 R1 के साथ पैरेलल, ये मैंने इसको। अब यहाँ पे सिंपली क्या करो, ओहम्स लॉ को लगा दो, और यहाँ से आर टोटल आ जाएगी आपके पास। जब आर को टोटल फाइंड कर लो तो यहाँ से ओम्स लॉ को लगा लो। ओम्स लॉ को जब लगाओगे यहाँ पे, अगर मैं आर को टोटल कैलकुलेट करूँ, प्रोडक्ट ओवर सम करूँ यहाँ पे, तो मैं देखता हूँ कि 5 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 4.66 के साथ, तो ये आपके पास आता है 223.3। अब 23.3 को मैं डिवाइड करता हूँ इन दोनों के सम के साथ, 4+66 प्लस 5 के साथ, तो ये आंसर आता है 2.41। यहाँ पे हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलती है वो आती है प्रोडक्ट ओवर सम के फॉर्मूले से 2.41 ओहम। ठीक है, ये हमें हमारे पास आर आ गया, हमारे पास वोल्टेज गिवन है 8 गिवन है, यहाँ से करंट निकाल लो। वोल्टेज हमारे पास 8 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो आर है वो है हमारे पास 2.41। तो ये आपके पास मेरा ख्याल है 8 डिवाइडेड बाय 2.41 आपके पास आ जाता है 3.31 वोल्ट्स। बस आपने सर्किट को देखना और एनालिटिकल रीजनिंग करनी है कि सीरीज वाला क्या वाकई सीरीज में कोई तीसरा कनेक्शन तो नहीं आया। तो ये उसका एमसीक्यूज को हमने डिस्कस कर लिया। चौथा एमसीक्यूज, इसको जरा गौर से देखो। चौथा एमसीक्यूज को देखें कि अब यहाँ पे सर्किट थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन हमने अपने पॉइंट याद रखना। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये था कि हमने सीरीज के लिए क्या है एंड टू एंड कनेक्शन और पैरेलल के लिए क्या है सेम साइड कनेक्शन। मैं गौर से सर्किट को एनालाइज करता हूँ और यहाँ से मैं नतीजे पहुंचता हूँ कि R3 R4 आपस में पैरेलल नहीं हो सकते, क्योंकि दरमियान में एक तीसरा कनेक्शन आ गया है, तो ये दोनों तो आपस में पैरेलल तो हो ही नहीं सकते। ठीक हो गया, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी वो उसको मैं देखता हूँ कि मैंने जब एनालाइज किया R1 का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट जरूरी नहीं, हम आगे भी बना सकता हूँ, बस वो कहीं ना कहीं R2 से कनेक्ट होना चाहिए, वो चाहे यहाँ पे आगे कनेक्ट कर लो, यहाँ पे आगे कनेक्ट कर लो, वहाँ पे आगे कनेक्ट, कोई मसला नहीं। मैंने देखा R1 का स्टार्टिंग पॉइंट, R1 का एंडिंग 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 पॉइंट और R2 का एंडिंग पॉइंट तो सेम है। इससे मुझे एक बात पता लगी कि दोनों तो पैरेलल के अंदर है आपके पास। तो यहाँ पे R1 इज पैरेलल विद R2, तो R1 जब आप पैरेलल के अंदर R2 हो जाएंगे तो मैं इनको प्रोडक्ट ओवर सम से सॉल्व कर सकता हूँ। जब मैंने इनके प्रोडक्ट ओवर सम का फॉर्मूला लगाया तो मैं इस नीचे पहुंचा 2.8 किलो ओहम निकल रहा है। अच्छा 2.18 किलो ओहम निकल रहा है। अब आगे आपके पास सर्किट होगा, तो आपने कॉम्प्लेक्स सर्किट को देख के घबराना नहीं है, आपने देखना है कि सेम सेम साइड वाला एग्जिस्ट करता है कि नहीं, सेम और सेम साइड वाला आपस में कनेक्ट है या साइड बाय साइड, बस इस चीज का देख लोगे तो सर्किट्स किस तरह कनेक्ट हुए हैं। आप पॉइंट्स पे जाओ, देखो R1 का पॉइंट R2 से किस तरह कनेक्ट है, R3 से कनेक्ट है, ठीक है ना, ये आप देखोगे तो इंशाल्लाह आपका सॉल्व हो जाएगा। R5 अब यहाँ पे जो कनेक्ट है, यहाँ पे ये आपस में सीरीज के अंदर हो गए। जब ये दोनों सीरीज के अंदर हो जाएंगे आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.81 है, इसको मैं प्लस कर दूंगा 4 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 618 किलो ओम ऊपर आ जाएगा। और इसका प्रोडक्ट ओवर सम कर दो इसके साथ 5 के साथ, तो 618 मल्टीप्लाई बाय 5 वो आता है 30.9। और 30.9 को प्रोडक्ट ऊपर रख के मैं इसके साथ दोनों को ही ऐड कर देता हूँ, 6.18 प्लस 5 के साथ मैं ऐड करता हूँ, तो हमारा आंसर आता है 2.76 ओम। दोबारा फिर से देखेंगे, जब मैं यहाँ पे नीचे यहाँ पे दोनों आपस में क्या थे,
सीरीज में थे तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, फिर मैंने क्या किया 6.18 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, और मैंने इसको दोनों को नीचे ऐड कर दिया 6.18 प्लस 5, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो था 2.7। यहीं तक था आज का लेक्चर। इसके पार्ट 2 में इंशाल्लाह इंशाल्लाह होप सो कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसको समझें, इसके लेक्चर नोट्स तैयार करें। दूसरी ये चीज़ है कि इसका पार्ट 2 के अंदर इसके और तरह कॉन्सेप्ट के साथ कुछ कॉम्प्लेक्स सर्कल्स को सॉल्व करेंगे। मजीद ये कि एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हार्ड वर्क द की टू सक्सेस। यहाँ पे एंटी टेस्ट के अंदर और इन सर्किट्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 2021 पे यहाँ पे सवाल आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।